हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स फंडा बाई LK सर में। हम अग्रवाल सेट 2023 का 5वें का पार्ट नंबर 2 करवाने वाले हैं। प्रश्न नंबर दूसरे का दिया गया है, क्या समीकरण x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस का 12 बराबर 0 दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं, इसे ज्यामितीय विधि से व्यक्त कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि ज्यामितीय विधि से व्यक्त करने के लिए हमें इनके पहले हल निकालने पड़ेंगे। तो हम इनके हल निकालते हैं। आप हल इसके प्रतिस्थापन या विलोपन किसी से भी निकाल सकते हैं। तो हमें समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दिया गया है। अब इनके हल निकालते हैं हम। तो निकालोगे तो मैं देखो यहाँ से विलोपन लगा देता हूँ। तो हमें समीकरण दिया गया है x प्लस का 2y माइनस का 4 बराबर 0 है और दूसरा समीकरण है 2x प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर 0 है। अगर मैं इसका यहाँ से 2 का गुणा करा दूं तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो समीकरण देखोगे दोनों में समान समान और ये समान चिन्ह बदलूंगा तो प्लस का हो जाएगा। ये खत्म हुआ। यहाँ से आएगा, देखोगे कि -4 और +4 ये भी 0 हो रहा है। अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये सब रेखाएं जो हैं समांतर होंगी, यानी हमें पता चल गया है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के। देखोगे ये निकाल के देखो, इसका गुणांक 1 इसका गुणांक हो जाएगा 2 और यहाँ से देखोगे इसका गुणांक जो B1 का 2 है और B2 का निकालोगे तो 4 काटोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2, यानी हमारी रेखाएं समांतर हैं। अगर रेखाएं समांतर होती हैं तभी वो रेल की पटरी बन सकती हैं। तो आपको इन्हें दर्शाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर ऐसे x अक्ष और y अक्ष मान लीजिए। और आपको ध्यान रखना है कि ज्यामितीय विधि जैसे आप हल करोगे तो यहाँ पर पहली रेखा लीजिए x प्लस का 2y और ये माइनस का 4 बराबर 0। तो आप इसको करेंगे एक बार x दूसरा y, तो यहाँ से एक बार x को 0 करिए तो आप 0 करेंगे तो y का मान आ जाएगा यहाँ से 2। अगर y को 0 करते हैं तो x का मान आ जाता है 4, यानी पहली रेखा के हल हमारे पास निकल चुके हैं। दूसरी रेखा को दर्शाइए, 2x प्लस का यहाँ से आ जाएगा आपका 4y माइनस का 12 बराबर 0। तो यहाँ से एक बार x और एक बार y लीजिए। एक बार x को 0 करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा। अगर y 0 करते हो तो ये 12 इधर जाएगा तो बचेगा 6, यानी इसके दोनों के मान आपको पता चल चुके हैं। अब इस अक्ष में दर्शा दीजिए। तो यहाँ से देखिए 0,2, तो 0,2 यहाँ से 1 और ये 2 पॉइंट हुआ तो 0,2 y अक्ष में गया और 4,0 तो 1 2 3 और ये 4,0 यहाँ पर गया। और दूसरी रेखा का समीकरण दिया गया है, बिंदु पता चल गए हमको। यहाँ से 0,3 तो मैं 0,3 यहाँ से हो गया 0,3 ये हो गया और 6,0 यानी इसके आगे चला जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा 6,0। अब इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण खींचिए। तो देखोगे कि दोनों से खींचोगे तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा 4। तो देखोगे कि दोनों रेखाएं समांतर हैं। अगर समांतर है तो दोनों कैसी रेल की पटरियों की तरह दिखाई दे रही हैं। यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरे का दिया गया है, एक थैले में 24 गेंदें हैं जिसमें से x लाल, 2x सफ़ेद तथा 3x नीली हैं। एक गेंद यादृच्छिक निकाली गई है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह लाल नहीं है और सफ़ेद है। दूसरे ऑप्शन में सफ़ेद दिया गया है। तो आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना होता है, सबसे पहले आप समझो कि प्रायिकता होती क्या है। तो प्रायिकता होती है घटित घटना बटा कुल घटना। तो आपको पता है कि घटित घटना और बटा कुल घटना, याद रखोगे इसका फार्मूला। अगर आप इसका फार्मूला याद रखते हैं तो आपके 90% सवाल जो हैं बन जाते हैं। आपको दिया गया है टोटल है 24 गेंद, तो 24 गेंद, हमें कुल गेंदें पता कितनी हैं 24, और कह रहा है कि लाल गेंदें हमारे पास हैं x गेंद और जो है सफ़ेद गेंद दे रखा है कि 2x है और नीली गेंद हमको दे रखा है कि 3x है। तो आप बताइए हमें
टोटल 24 गेंदें पता है, लेकिन ये इसको बता रहा है x, 2x और 3x। तो मैं क्या इन सबको जोड़ दूं तो टोटल इतने गेंद के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से निकालूंगा 2x प्लस 2x प्लस 3x बराबर हो जाएगा 24 के। तो यहाँ से जोड़ा 6x बराबर हो जाएगा 24 के, जोड़ने पर आया। अब इसको हल करोगे तो आपके पास 4 है, यानी x का मान आ गया 4। तो अब मैं यहाँ से रख सकता हूँ कि x का मान 4 है, यहाँ से 4 दूनी 8 और यहाँ से 4 तियां 12। गेंदों की संख्या हमें पता चल चुकी है। हमसे पूछा गया था कि लाल गेंद नहीं है, तो पहले निकालोगे कि लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद है कितनी, तो देखोगे कि 4 है और बटा में देखोगे टोटल कितनी गेंद है। मैंने कहा कि घटित घटना कितनी है 4 और टोटल कितनी घटना है 24। तो 24 रख दोगे, तो काटोगे तो आपका आ जाएगा 1 बटा यहाँ से आ जाएगा 6। आपको पता चल चुका है कि लाल होने की प्रायिकता। आपको दूसरा फार्मूला याद रखना होता है कि होने की और ना होने की जो प्रायिकता होती है दोनों का योग 1 होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। तो बस आपको होने की पता चल चुका है, तो ना होने की 1 में क्या करोगे, घटा दोगे। तो हम यहाँ से PE डैश निकालेंगे तो 1 माइनस का PE कर दोगे। तो आपको पता चल चुका है कि यहाँ से 1 बटा 6 है, तो आप घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 बटा 6। तो आपके लाल ना होने की प्रायिकता आ चुकी है। अब वो कह रहा है कि सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो सफ़ेद होने के लिए आपको पता होगा कि घटित घटना कितनी है। मैं W मान लेता हूँ वाइट के लिए। अब देखोगे कि घटित घटना सफ़ेद कितनी है 8 और टोटल घटनाएं कितनी है 24। तो यहाँ से 24 रख दो, काटोगे तो 8 त्रिका 24, यानी 1/3 इसकी सफ़ेद होने की प्रायिकता आ जाएगी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरे का गा दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3, 2, -2, 3 और 2, 3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें दे रखा है गा नंबर में कि त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं। पहला शीर्ष है 3, 2, दूसरा शीर्ष -2, 3 है और यहाँ से तीसरा शीर्ष है 2, 3 दिए रखा है। इनके नाम में ABC शीर्षों के दे देता हूँ। तो आपको सिद्ध करना है कि यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज में कंडीशन हमेशा दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो देखोगे कि मैं यहाँ से अगर करता हूँ कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर दोगे तो आपको यहाँ से यही आंसर मिलेंगे। तो हम यहाँ से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाते हैं। तो हमें पता होता है कि D बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ से AB के बीच की दूरी निकाल लेता हूँ। तो निकालोगे तो आपके पास मैं इसको मानता हूँ x1 है, इसको y1 और इस बिंदु को x2 y2 मान देते हैं। तो आपको यहाँ पर x y के मान रख देने हैं। तो देखोगे कि x2 का मान -2 है और x1 का मान -3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3 और y1 का मान है -2 का होल स्क्वायर। तो अब इसको जब निकालोगे तो आप देखोगे माइनस माइनस के जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर निकालोगे तो 25 और प्लस का आ जाएगा। यहाँ से 3 में 2 गया तो 1 आ गया और इसका वर्ग करोगे तो 1 आ, तो अंडर आ जाएगा आपके पास 26। AB की भुजा पता चल चुकी है। हम यहाँ से अब BC निकालेंगे। तो BC निकालोगे फार्मूला वही रहेगा। यहाँ से अभी इसको हम x1 y1 इसको x2 y2 मानते हैं। तो यहाँ से रखूँगा x2 का मान 2 और x1 का मान -+2 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से y2 - y1 का मान है -3, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखोगे कि आपके पास यहाँ से आ चुका है 2 2 4 4 का वर्ग और यहाँ से 0 का वर्ग निकालोगे तो 4 चौका 16, 16 का अंडर रूट निकालोगे तो 4 पता चल चुका है। अब यहाँ से निकालो आप AC की भुजा निकालोगे। तो देखो इसको x1 y1 इसको x2 मानते हैं तो x2 - x1 होता है। तो x2 - x1 का मान 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस यहाँ से 3 - 2 का वर्ग हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि 3 में से 2 जाएगा तो -1 का वर्ग होगा और यहाँ से आ जाएगा 1 का वर्ग। तो आप इसको हल करेंगे तो 1 का वर्ग 1 और इसका भी वर्ग 1, तो √2 आ जाएगा। अब देखना है कि क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। तो हमें चेक करना है। तो देखो कि दो भुजाओं के वर्गों का योग करो। तो देखो बड़ी भुजा तो ये है
बड़ी भुजा ये छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करते हैं। तो यहाँ से √26 का वर्ग करेंगे तो क्या यहाँ से 4 का वर्ग प्लस का √2 का वर्ग करने पर आ रहा है दोनों अंडर रूट से वर्गमूल खत्म हो जाता है, यहाँ से खत्म ये हो जाएगा तो ये आ गया 26 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 2। तो आप देखेंगे कि 26 बराबर है यहाँ से 18 के, क्या तो गलत है, यानी हम कह सकते हैं कि जो है ए बी डज नॉट इक्वल होगा बी सी प्लस का सी ए के वर्ग, यहाँ से जो दोनों के वर्गों के योग के बराबर नहीं होगा। अतः ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे। आपको याद रखना है कि जब भी ऐसे पूछा जाए तो आप इसी प्रकार से निकालेंगे कि समकोण त्रिभुज में होता है दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दिया गया है दूसरे का घात चित्र में ओ ए इंटू ओ बी बराबर है ओ सी इंटू ओ डी, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर है कोण सी के तथा कोण बी बराबर है कोण डी। हमें दिया गया है ओ ए इंटू ओ बी बराबर है ओ सी इंटू ओ डी के, और चित्र भी बना के दिया गया है। हम इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास ए बिंदु है, ये डी है, ये ओ है, ये सी है और ये बी बिंदु है। अब इनका ऐसी कंडीशन में दे रखा है और हमसे कह रहा है कि कोण ए बराबर है कोण सी तथा कोण बी बराबर है कोण डी के। तो आपको दिया गया है कि ओ ए इंटू ओ बी बराबर है ओ सी इंटू ओ डी के, हमें ये दिया गया है। अब देखोगे क्या मैं यहाँ से ओ ए को इसको मैं ओ सी को बटे में ले आऊँ, बराबर हो जाएगा ओ डी बटा हो जाएगा। इसको अगर बटे में लाता हूँ तो ओ बी हो जाएगा। तो आप देखोगे कि इसका और इसका अनुपात जो है इसके और इसके अनुपात के बराबर है। समीकरण नंबर 1 मान लो। दूसरी कंडीशन आप देखोगे कि ये जो कोण है ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों शीर्षाभिमुख कोण है तो बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोण जो होगा हमारे पास ए ओ डी बराबर होगा कोण सी ओ डी के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप देखोगे कि अगर ये कोण बराबर हो चुका है और संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती है तो आप कह सकते हैं कि एस ए एस नियम से कहोगे कि त्रिभुज जो है त्रिभुज ए ओ डी समरूप त्रिभुज है त्रिभुज सी ओ बी के समरूप त्रिभुज हो जाएगा। अगर समरूप त्रिभुज है तो हम कह दें कि जो अलग अलग एक कोण है इस कोण के ये बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाए। तो कहोगे कि कोण जो ए होगा बराबर हो जाएगा कोण सी के तथा कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी के। यही आपको हल करना था। प्रश्न नंबर दिया गया है भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचाई भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर पर बिंदु P से उन्नयन कोण 45 अंश है और ध्वज दंड की लंबाई तथा बिंदु P की भवन से दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको सवाल दिया गया है और सबसे पहले आप सवाल को पढ़कर उसका चित्र बनाने की कोशिश करें। तो आपको दिया गया है भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचा भवन बनाया गया। तो हम भूमि का एक बिंदु मान लेते हैं कि P यहाँ पर 10 मीटर ऊंचा ये भवन हमने बना लिया है। भवन के उस शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है कि यहाँ से 30 अंश हो जाता है। तो हमने मान लिया कि 30 अंश से उन्नयन कोण है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगाया गया है तो हम भी एक ध्वज लगा लेते हैं कि मान लिया कि ध्वज लगा हुआ है।
तो कह रहा है कि उसी बिंदु से अब उन्नयन कोण जो होता है ध्वज का जो है 45 अंश हो जाता है। तो ये जो बड़ा वाला कोण है ये वाला अब कहता है कि 45 अंश हो जाता है। तो ध्वज दंड की लंबाई यानी हमें ये h चाहिए लंबाई और इसकी, और कह रहा है कि P बिंदु से यानी भवन के यहाँ से भवन के आधार से बिंदु P कितनी दूरी पर है। तो मान लेते हैं कि x मीटर दूरी पर है, इनकी दूरी हमने मान ली है। हम इसके नाम दे देते हैं A B C और ये D बिंदु नाम दे दिया। तो अब आपको देखना क्या है कि आप यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात लगाइएगा। तो आप इस त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज हम कहेंगे कि त्रिभुज B और ये इसका हमने नाम दिया था P दिया है, तो हम यहाँ से P ही लिख लेते हैं। तो यहाँ से P और C बिंदु में देखोगे त्रिभुज BPC में लिख दोगे कि tan आपका आ जाएगा यहाँ से 30 अंश बराबर होता है, tan होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान आपको 10 दे रखा है और आधार का हमने मान x माना है। तो tan 30 का मान आपको याद रखना है कि 1/√3 होता है और यहाँ से 10 बटा x आ जाएगा। कैची गुणा कराओगे तो x बराबर आएगा 10√3 मीटर। समीकरण नंबर 1 मान लो। फिर आप यहाँ से देखोगे कि ये बड़े वाला त्रिभुज की हम अब बात कर लेते हैं। त्रिभुज बड़े की बात करोगे तो आ जाएगा त्रिभुज A P और C में। तो हम बात करेंगे कि tan और ये पूरा 45 है, तो 45 अंश जो हो जाएगा वो हो जाएगा A और C यानी लंब बटा आधार के। तो कहूँगा कि हमारे पास AC बटा हो जाएगा किसके, PC के। अब इसके मान रख दो तो h और इतनी दे रखा और इतनी 10 है, तो दोनों मिलाकर हो जाएगा h + 10 और नीचे आधार हमको पता नहीं है। बस इस tan 45 का मान आपको पता है कि 1 होता है और h + का 10 बटा में x करो तो बटा में 1 आएगा। तो कैची गुणा कराओगे तो x बराबर आ चुका है h + का 10। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में 1 से लोगे तो यहाँ से आ जाएगा 10√3 बराबर h + 10। अब h का मान आपको चाहिए तो क्या करोगे, 10 को इधर ले आओ तो 10 √3 माइनस का 10, यहाँ से कॉमन लोगे तो h का मान आ जाएगा 10 √3 माइनस 1 आ गया। आप इतने मीटर लिख सकते हैं। अब आपको भूमि से दूरी पूछी गई थी तो देखोगे कि आधार बिंदु से दूरी कितनी है, यहाँ से हमने इतने मीटर निकाल लिए। आप यहाँ पर √3 का मान भी रख सकते हैं। तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर दूसरे का 4 दिया गया है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है तथा बारंबारताओं का योगफल 10 है, यहाँ से 100 दिया गया है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिए गए हैं 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600 और 600, 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000 दिए गए हैं। और बारंबारता दी गई 2, 5, x 12, 17, 20, y 9, 7 और 4 दिए गए। तो हम इनको आंकड़ों को उतार लेते हैं। इन आंकड़ों को हम उतारते हैं तो 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से दिया गया है 400 और 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900 और 900 से 1000 तक दिए गए हैं। और आपको बारंबारता दी गई है 2, 5, x 12, 17, 20, y 9, 7 और 4 दिए गए हैं। बारंबारता दी गई, इसको f मानते हैं। अब हमें निकालना है माध्यक। माध्यक चाहिए तो माध्यक के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखोगे कि संचयी बारंबारता जब इन पदों की निकालोगे, आंकड़े हमारे पास वर्गीकृत दिए गए हैं तो ऊपर वाला जोड़ दिया था तो 2 हो जाएगा और 5 2 हो गया 7, 7 + x हो जाएगा 7 + x लोग दोगे। यहाँ से दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 19 + x, इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा आपके पास 36 +
एक्स, और इसको जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 56 प्लस एक्स, और इसको जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 56 प्लस एक्स प्लस का वाई, और इसको जोड़ोगे तो 65 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसको जब जोड़ दोगे तो आ जाएगा 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और लास्ट में इसको जोड़ोगे तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई। ये आ गई हमारी संचयी बारंबारता। अब आपको पता होगा कि माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा एफ इंटू एन बाई 2 माइनस कैपिटल एफ होता है। बस यहाँ पर इनके मान रख देना है। तो अब आपको चाहिए माध्यिका वर्ग L1 L2 के मान पहले। तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए क्या करोगे, क्या देखो कि आंकड़े हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंकड़े हैं, यानी जो n का मान आया है वो सम है। तो सम अगर आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास फार्मूला होता है n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस का 1वां पद और बटा में 2 होता है। तो यहाँ पर 10 का आधा करोगे तो आपके पास 5वां पद प्लस यहाँ से आ जाएगा 6वां पद और बटा में 2 आ जाएगा। तो अब देखोगे कि 1 2 3 4 और ये 5 और 6, तो आपके पास ये देखो 5 6 में क्या आएगा 17 प्लस का 20 और बटा में 2। तो देखोगे कि ये 17 प्लस 20 यानी आपके पास हो जाएगा 37 बटा 2, तो लगभग ये 18.5 के आसपास आ जाएगा। आप देखोगे 18.5 है किसकी मध्य, तो देखोगे 17 से तो बड़ा है, 20 के आसपास है, तो इस वाले आंकड़े में आ गया। तो आपको यहाँ से पता चल चुका है कि ये माध्यिका वर्ग आ गई। अगर माध्यिका वर्ग आ गए तो संचयी बारंबारता देखो कि जस्ट उसका ऊपर वाला जो ये पद होता है ये आपके संचयी बारंबारता कैपिटल एफ का मान हो जाएगा। तो हम यहाँ से नोट कर लेते हैं कि L1 का मान आ चुका है 500, L2 का मान आ चुका है 600 और स्मॉल एफ का मान आ चुका है 20 और कैपिटल एफ का मान आ चुका है यहाँ से 36 प्लस एक्स आ चुका है। अब हमें n का मान चाहिए, तो n होता है बारंबारताओं का योग। तो बारंबारताओं का योग हमने जो लास्ट में संचयी बारंबारता निकाली यही आपका हो जाता है। तो यहाँ से 76 प्लस एक्स प्लस का वाई है। अब आपको यहाँ पर मान रख देने, तो आपको बारंबारता दी गई थी 525, तो यहाँ से 525 रखिए और L1 का मान दे रखा है 500 प्लस यहाँ से 600 माइनस 500 बटा एफ का मान 20 और इसको n/2 हमारे पास दे रखा है यहाँ से 76 प्लस एक्स प्लस वाई बटा में 2 माइनस एफ का मान हमने निकाला कैपिटल 36 प्लस एक्स निकाल लिया है। तो बस इसको हल करिए और आपको इसने दे रखा टोटल बारंबारताओं का योग भी दे रखा है, यानी n का मान पहले से उसने दे रखा है कि हमारे पास 100 था, तो हम यहाँ से 100 रख लेते हैं। तो आप देखोगे ये वाली बारंबारता दोनों का योग है, तो डायरेक्ट हम इसको इसके बराबर कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस के वाई के। तो यहाँ से x प्लस वाई का मान जब निकालोगे तो x प्लस का y बराबर आ जाएगा यहाँ से 24। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो और यहाँ पर इसकी n की जगह इसका डायरेक्ट मान यहाँ से रख सकते हो। तो देखोगे कि ये आपके पास आ जाएगा 525 प्लस आ गया, इसको बराबर में हो जाएगा ये 500 प्लस का यहाँ से 100 बटा में आ जाएगा 20 और इसको आपने डायरेक्ट 100 यहाँ से रख देते तो आपका यहाँ से आ जाता 50, क्योंकि 2 का भाग लगाते, माइनस का 36 और माइनस यहाँ से गुणा कराओगे तो x आ जाएगा। अब देखोगे 5 बार में कट जाएगा, इसको इधर लाओगे तो ये बन जाएगा 25 बचेगा केवल, और यहाँ से 5 और गुणा में आ जाएगा यहाँ से 36, यहाँ से 50 में से 36 जाएगा तो 14 बच जाएगा और माइनस का x हो जाएगा। देखोगे 5 से 5 बार में कट गया है, तो यहाँ से 5 और बचा केवल और यहाँ से 14 माइनस एक्स, इसको इधर लाओगे तो x और यहाँ से आ जाएगा 14 माइनस का 5 आ गया। तो x बराबर पता चल चुका है कि 11 है। x का मान अगर आपको पता चल चुका समीकरण नंबर 1 में रखिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से रख दोगे तो 11 प्लस का y बराबर हो जाएगा 24 के, तो यानी y बराबर आ चुका है 13। तो x और y के जो आपको मान पता चल चुके हैं यही इसके मान हो जाएंगे और यही इसका आंसर होंगे। नंबर 3 दिया गया है
यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 20 सेंटीमीटर व्यास के लकड़ी के बेलन में उसी आधार और उसी ऊंचाई का एक शंकु काटकर निकाल दिया जाए तो शेष ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है एक बेलन, उससे काटकर एक शंकु निकाला जाता है। तो हमने यहाँ पर शंकु बना लिया है और देखो इतना हमने काट के निकाला, तो हमें ठोस केवल इतना बचेगा। तो हमें ऊंचाई दे रखा है 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हमने निकाली, क्योंकि व्यास पता था 20 सेंटीमीटर। तो हमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आयतन होता है वो केवल मटेरियल होता है, यानी लगा हुआ पदार्थ। तो लगा हुआ पदार्थ देखोगे कि आप इतना तो निकाल चुके। अगर हम सोचें कि अगर पूरे बेलन के आयतन में से अगर शंकु का आयतन हटा दें तो केवल ठोस का आयतन बचेगा। तो हमने यहाँ से ऐसा किया कि ठोस के आयतन में से बेलन का आयतन हमने घटाया। तो हमें पता होता है कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और माइनस शंकु का आयतन हमने घटाया तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमने देखो कि दोनों का आयतन तो समान है, केवल 1/3 में फर्क है। तो हमने यहाँ से एलसीएम लेकर यहाँ से घटाया तो हमारे पास आ गया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके मान रखे हमने, तो यहाँ से हमें एच का मान और इसके मान दिए गए, तो हमने यहाँ से रखा 2/3 पाई और 10 आ जाएगा आर स्क्वायर का मान और 24। तो यहाँ से हमने 3 से बार काटा, इसको 8 आ गया, 8 दूनी 1600 पाई इसका आंसर हो जाएगा। यानी आयतन हमको पता चल चुका है। अब आपको चाहिए क्षेत्रफल। हमसे पूछा गया है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आप देखोगे कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर का प्लस अंदर का ये जो कटा हुआ है बाहर का ये पूरा और प्लस ऊपर और नीचे को भी जोड़ दिया जाता है। तो अगर मैं यहाँ से करूँ इस बेलन के आयतन में से, देखोगे कि अगर ये कटा हुआ भाग निकलेगा तो शंकु के आकार का होगा। तो हमने क्या करा, यहाँ से बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में से शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ दिया और देखोगे कि दोनों का आधार तो है ही नहीं है। तो अगर इतना मैं आधार हटा दूँ दोनों का, क्योंकि बेलन में भी वही आधार आया है और प्लस का शंकु में आया, तो इसमें कहूंगा कि 2 और 1 इसका आकार का वृत्ताकार का, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और 2 बार आया तो हम यहाँ से 2 का गुणा करा देंगे। तो देखोगे कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो आपको यहाँ से पता होगा कि 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर होता है प्लस शंकु का यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर और माइनस का यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल 2 गुना, तो इसका हमने रख दिया। अब आप देखोगे कि सब में क्या है, पाई का कॉमन है, तो मैं इसको पाई को मैं बाहर निकाल लेता हूं और देखोगे कि एक आर भी समान है तो आर का भी हम कॉमन करते हैं। तो यहाँ से आपके पास बचेगा 2 और कोष्टक में एच प्लस का आर बचा और यहाँ से देखोगे कि केवल एल प्लस आर बचा और यहाँ से देखोगे कि केवल आपके पास आएगा 2 आर बचा। तो यहाँ से देखोगे कि आपके पास केवल बचा है 2, अंदर गुणा करा 2h प्लस का 2r और प्लस का यहाँ से l प्लस r माइनस का 2r। तो यहाँ से देखो 2r से 2r को ख़त्म हमने किया, तो यहाँ से बचा पाई r कोष्टक में 2h प्लस का l प्लस का r आ गया। तो देखोगे कि क्या पाई का मान यहाँ से नहीं रखना और r का मान हमें दे रखा था 10, तो 10 रख दिया। 2 कोष्टक में h का मान है 24 रख दो प्लस l का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो आपको दे रखा है h की वैल्यू और यहाँ से r का वैल्यू, तो आप निकालोगे। देखो यहाँ से l बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अंडर रूट यहाँ से निकालोगे, h का मान अगर निकालते हो आप तो यहाँ से 24 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 10 का स्क्वायर, इसका निकालोगे तो हो जाएगा 576 और ये प्लस का 10 का, तो ये निकालोगे इसको तो बन जाएगा 676 और ये 600, तो 26 का क्या हो जाएगा आपका वर्गमूल हो जाएगा। तो हम यहाँ से पता चल चुका है कि एल का मान 26 और प्लस आर का मान हमें दे रखा था कि 10 है। बस इसको हल करते हैं तो पाई और ये 10 आगे आ जाए तो 10 पाई इंटू 24 दूनी 48 प्लस यहाँ से 26 प्लस का 10, तो यहाँ से आ जाएगा 10 पाई और इसको हम जोड़ेंगे तो 8 6 14 और ये 4 2 6 और यहाँ से 84 हो जाएगा। और यहाँ से जब गुणा कराओगे तो आपके पास हो जाएगा 840 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा है आपको यह प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसका तीसरे नंबर का अथवा दिया गया है, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है।
साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका अथवा नंबर दिया गया है, आपको एक वृत्त दिया गया है जिसका एक त्रिज्य खंड खींच लेना। तो कह रहा है कि 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो हमने माना कि ये लगभग 30 डिग्री का कोण यहाँ से ऐसा बना रहा है। ये 30 डिग्री का कोण, यहाँ से 30 डिग्री कोण हमने बना लिया है। तो ये हमारे पास होता है लघु त्रिज्य खंड होगा, लघु त्रिज्य खंड होगा, और ये बड़ा वाला होता है दीर्घ त्रिज्य खंड होता है, दीर्घ त्रिज्य खंड होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा गया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल देखोगे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपको थीटा का मान यहाँ से 30 डिग्री दे रखा है, और 360 अंश और पाई, और आर का मान यहाँ से आपको क्षेत्रफल इसमें दिया गया कि 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो 0 से 0 यहाँ से 12 तक 36 हो जाएगा। अब इसको आप देखोगे तो यहाँ से आपके पास बचेगा 4 चौका 16 बट्टा 12 मल्टीप्लाई पाई, तो काटोगे ऊपर नीचे, तो आपके पास 4 बट्टा 3 पाई जो होगा इसका क्षेत्रफल आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब लघु यहाँ से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पता चल चुका है। तो आप देखोगे अगर पूरे में, इस पूरे वाले वृत्त में के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर हटा दिया जाए तो इतने का बचेगा दीर्घ वाले का। तो हम यहाँ से करेंगे कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, आप करोगे कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से अगर हम ये लघु का त्रिज्य खंड क्षेत्रफल हटा दें तो यहाँ से आया कितना है 4/3 पाई आया, इसको हटा दें तो देखोगे पाई तो दोनों में समान है, बस यहाँ से आर का मान कितना दे रखा था तो 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4/3 और ये बंद हो जाएगा। तो देखोगे कि आपके पास आ गया है यहाँ से पाई और 4 चौका 16 माइनस 4/3। तो इसको जब हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई 16 3 48 माइनस का 4/3, तो यहाँ से आ चुका है 44/3 इंटू पाई। यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, एक नाव चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल 10 किलोमीटर दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। यदि नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया गया है कि धारा की प्रतिकूल और धारा की दिशा में जाकर वापस आता है। तो आपको याद रखना है कि धारा की दिशा में अगर जाएगा तो दोनों की चालें जुड़ेंगी, अगर धारा के प्रतिकूल होगा तो दोनों की चालें घटेंगी। और आपको दिया गया कि जाने प्लस आने में लगा जो समय है वो 50 मिनट का समय लगता है, आपको इतना दिया गया है। तो अब आपको याद रखना है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। हमें यहाँ पर दूरी दी गई है, चाल निकालना है और समय भी पता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो समय होगा वो दूरी बटा चाल होगा। तो बस यहाँ पर आपको मान रख दे, हमने माना कि यहाँ से मान लोगे कि माना नाव की जो शांत जल में चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, और जो धारा की चाल होगी, धारा की चाल होगी y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो हम यहाँ से मान रख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा समय निकाला है तो दूरी बटा चाल, तो यहाँ से दूरी समान रहेगी क्योंकि 10 जाता है 10 ही वापस आता है। तो यहाँ से देखोगे कि स्पीड s1 और यहाँ से दूरी बटा s2 बराबर समय कितना लगता है 50 मिनट का समय लगता है। तो दूरी हमें 10 और स्पीड कितनी है हमारे पास जाने में, अगर धारा की दिशा में जा रहा है तो x प्लस का y, और अगर विपरीत दिशा में वापस आ रहा है तो 10/x और माइनस y बराबर कितना लग रहा है इसको 50 मिनट का समय लग रहा है। तो आप देखोगे किलोमीटर में है और जबकि मिनट है तो 60 का भाग लगा दोगे तो ये हमारे पास घंटा में बन जाएगा, क्योंकि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई थी पहले भी।
तो देखोगे कि यहाँ से 10 का दोनों में कॉमन है तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया और यहाँ से आ जाएगा 1/x प्लस का y प्लस यहाँ से 1/x माइनस का y बराबर आ गया 50। देखो ऊपर नीचे काटोगे तो आपके पास 5/6 बचेगा। अब इसका आप एलसीएम लीजिए, लोगे तो x प्लस माइनस का y और यहाँ से आ जाएगा x प्लस का y बटा में आ जाएगा यहाँ से x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर आ गया, बराबर हो जाएगा 5/6। तो देखोगे कि y से y को ख़त्म हमने करा, तो यहाँ से देखोगे क्या कि यहाँ से हमें पता चल चुका है कि 2x बटा यहाँ से 5 को 10 में 2 बार काट दो तो बन जाएगा 2 और आ जाएगा बटा में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर बराबर 1/6। अब गुणा कराइए तो x स्क्वायर माइनस का यहाँ से y स्क्वायर बराबर यहाँ से 6 चौका 24x आ गया, 24x आ चुका है। अब हमें यहाँ से करना क्या है कि x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 24x और बराबर हो जाएगा y स्क्वायर। हमें दे रखा था कि नदी की जो चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने नदी की चाल y मानी थी, तो x स्क्वायर माइनस का 24x बराबर y की जगह कितना रखना है 5 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस का 24x, इसको इधर अगर लाओगे तो आ जाएगा माइनस का 25 बराबर 0। इसके गुणनखंड करोगे तो x स्क्वायर माइनस का 24x, यहाँ से देखोगे कि अब इसके गुणनखंड करेंगे तो आपको 25x में से अगर एक x घटा दोगे तो बन जाएगा यहाँ से 25x, यहाँ से 25 दो घटाओगे तो 25 में जाएगा 24 आ जाएगा बराबर में 0 के। तो यहाँ से x का कॉमन तो x माइनस का 25 और यहाँ से देखोगे कि एक का कॉमन है तो x माइनस का 25, दोनों ब्रैकेट समान है तो यानी x माइनस का 25, दूसरा आ जाएगा x प्लस का 1 बराबर 0। निकालोगे x का मान तो आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, नदी की चाल हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4 का अथवा दिया गया है, यदि BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं जिसका कोण A बराबर 90 अंश है तो सिद्ध कीजिए कि 4 कोष्ठक में BL का स्क्वायर प्लस का CM स्क्वायर बराबर है 5BC का स्क्वायर के। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इस चित्र में हमें पहले यहाँ से चित्र बना लेते हैं। तो कह रहा है कि हमें दे रखा है कि कोण जो है A 90 अंश है, तो 90 अंश बनाने के लिए हमें समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी, तो हम सब 90 अंश का कोण यहाँ से बना लेते हैं। यहाँ से कोण A नाम देते हैं, इसका कोण B नाम दे देते हैं और ये C कोण है, तो B और ये हो गया C कोण है। अब कह रहा है कि जो है BL और CM एक समकोण त्रिभुज की माध्यिका, तो यहाँ से BL ऐसे खींचेगी और CM ऐसे खींचेगी, तो मैंने यहाँ से नाम दे दिया है, ये CM है और BL है। तो आपको याद रखना है कि जो माध्यिका होती है वो भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो अगर मैं कहूँगा कि इस समकोण त्रिभुज में देखो, यहाँ से कहूँगा कि BAL में, तो BAL में पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि BL स्क्वायर बराबर हो जाएगा BA का स्क्वायर प्लस कहूँगा कि यहाँ से AL का स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हमने मान लिया। फिर आप क्या देखोगे यहाँ से कि देखो अगर इस समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, यहाँ से देखोगे कि CAM की या फिर MAC की बात करें, तो यहाँ से देखो कि बड़े वाले त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, तो क्या करोगे CM का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AM का स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपके पास यहाँ से AC का स्क्वायर आ चुका है। इतना हमारे पास मान आ चुका है। तो अगर मैं कहूँ कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ दूँ, तो देखो जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा BL का स्क्वायर प्लस का CM का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ से BA को AB भी लिख सकता हूँ, तो AB का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर प्लस हो जाएगा
AM का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखोगे कि यहाँ से BL स्क्वायर प्लस का CM स्क्वायर बराबर, अब आपको ध्यान रखना है कि हमें लाना क्या है, यहाँ से BC में कन्वर्ट करना होगा इन सब को। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो AB है वो AB ही रहने दो का स्क्वायर प्लस यहाँ से मैंने लिखा था AL, तो AL को देखोगे क्या मैं AL को कितना मैं यहाँ से कह सकता हूँ, AL जो है वो आधा है किसका, AC का। तो यहाँ से कह सकता हूँ कि AC का जो आधा है और वर्ग है तो वर्ग हो जाएगा। प्लस मैं कह सकता हूँ कि जो AM है, क्या AM को मैं कह सकता हूँ कि वो आधे के बराबर है A और B के। तो मैं यहाँ से रख सकता हूँ AB बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस का यहाँ से AC का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो हम हल करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस इसका करोगे तो AC स्क्वायर बटा में 4 प्लस इसका AB स्क्वायर बटा में 4 और प्लस का AC स्क्वायर। तो अब इसको जोड़ोगे तो देखोगे कि आ क्या रहा है, यहाँ से जोड़ोगे तो दोनों का योग आएगा 5/4 AB स्क्वायर प्लस इसको जोड़ोगे तो 5/4 AC स्क्वायर के। तो देखोगे कि यहाँ से हमने कॉमन लिया तो यहाँ से आ जाएगा AB के स्क्वायर के प्लस AC के स्क्वायर के आ गया। अब आप देखो कि ये जो त्रिभुज था, क्या ये बड़ा वाले त्रिभुज में कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि जो हमारे पास होगा BC का स्क्वायर जो होगा, क्या हम कह सकते हैं कि AB का स्क्वायर और प्लस का AC के स्क्वायर के होगा। तो ये मान हम इसमें रख देते हैं। तो हम यहाँ पर रख देंगे तो देखोगे क्या 5/4 इंटू इसकी जगह हमने BC का स्क्वायर रखा, बराबर में क्या था BL का स्क्वायर प्लस का CM का स्क्वायर। तो देखो इसका कैची गुणा करा तो 4 और ये BL का स्क्वायर प्लस का CM स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 BC के स्क्वायर के। आपको यही सिद्ध करना था। आशा है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 5वां दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण के x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण दिया गया है 30/x प्लस का y प्लस का 44/x प्लस y बराबर है 10 के, यहाँ पर माइनस है। और दूसरा समीकरण दे रखा है, समीकरण में इसको 1 मानता हूँ। दूसरा दिया गया है 40/x माइनस का y प्लस 55/x प्लस y बराबर है 13 के। समीकरण नंबर दूसरा मानते हैं। तो हमें यहाँ से x और y के मान ज्ञात करना है। तो हमें रैखिक समीकरण दे रखा है तो आप प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्र गुणनखंड किसी से भी लगा सकते हैं। तो हमें इसको सरल करने के लिए देखोगे कि बटे में आ गए हैं, तो इनको हटाने के लिए हमें को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें देखो यहाँ से 4 का गुणा करा दूं और इस वाले में 3 का गुणा करा दूं तो क्या इसमें कहूँगा कि समीकरण नंबर 1 व 2, यहाँ से 2 में 3 का गुणा करने पर, तो हम यहाँ से गुणा कर देंगे। तो गुणा करोगे इसमें पहले वाले समीकरण में करते हैं, हमने यहाँ से 4 का गुणा किया तो पहले वाले में 4 का, दूसरे वाले में 3 का गुणा कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा 3 चौको 12, तो यहाँ से आ जाएगा 120/x माइनस का y प्लस का यहाँ से 4 का गुणा कराओगे तो 4 चौका 16, 4 चौको 16, 17 में x प्लस का y, 4 का गुणा किया तो 40। और यहाँ से इसमें आपने 3 का गुणा करा समीकरण नंबर 2 में, तो यहाँ से गुणा कराया तो यहाँ जाएगा 120/x माइनस का y प्लस का यहाँ से 3 × 5 = 15 और 15 × 16 बटा में आ जाएगा x प्लस y बराबर आ जाएगा 33। यहाँ से 3 का गुणा किया 13 × 39 बन चुका है। अब देखो कि दोनों समान बन चुके हैं तो मैं इनको घटा देता हूं। तो घटाऊंगा तो देखो कि ये समान तो कट जाएगा। अब देखोगे कि 165 में से हमारे पास जो बचेगा, इन दोनों को घटा दो तो यहाँ से घटाने पर बचेगा आपका, घटाओ, अगर घटाओगे तो यहाँ से 176/x प्लस वाई माइनस 165/x प्लस वाई में से आपने 40 माइनस 39 घटाया, तो घटाओगे तो आपके पास यहाँ से बच जाएगा 11 और यहाँ से आ जाएगा x प्लस का y बराबर, इनमें दोनों में घटाओगे तो एक, अब कैंची गुणा कराइए, गुणा कराओगे तो x प्लस का y बराबर 11। समीकरण नंबर तीसरा मान लो। अब यहाँ से देखोगे कि इस समीकरण और इस समीकरण में से मैं अगर यहाँ से
5 का और इन दोनों इसमें 4 का गुणा करा दो। इसमें पहले वाले में 4 का गुणा, यहाँ से 5 का गुणा कराता तो 5 का गुणा कराओगे तो क्या आएगा 3 5 15 और बटा x माइनस का y, और ये प्लस का हो जाएगा 5 का 20, 5 का 20 2 22 और बटा में x प्लस का y, 5 का गुणा था 50 आ गया। और समीकरण नंबर दूसरे में आप गुणा कराइए 4 का, तो 4 का तो 160 बटा x माइनस का y, और यहाँ से प्लस का गुणा करें तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 2 22 बटा x और प्लस का y बराबर यहाँ से 4 का गुणा कराया तो 52 आ जाएगा। अब दोनों को घटाइए, तो घटाओगे तो देखो ये दोनों तो सामान तो कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 150 बटा x माइनस का y, और ये माइनस का है 160 बटा x माइनस का y बराबर यहाँ से -2 बचेगा। अब दोनों में घटाओगे तो देखो आधार तो समान, तो माइनस का 10 बटा x माइनस का y बराबर माइनस का 2 के देखो इन दोनों को काटो और यहाँ से इसको काटोगे तो 5 बार में, तो क्या आएगा x माइनस का y बराबर केवल 5। समीकरण नंबर चौथा मान लो। अब देखोगे कि समीकरण हमारा तीसरा और चौथा दिया गया, तो मैं दोनों को समीकरण नंबर एक यहाँ से तीसरा और चौथे को जोड़ता हूँ। तो समीकरण है x प्लस का y बराबर 11 और x माइनस का y बराबर 5, तो दोनों को जोड़ते हैं तो देखो ये खत्म हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 16 के, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 8 और यहाँ पर इसका मान रखोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से केवल 3 आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 3। यही आंसर हो जाएंगे, x और y के मान हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 5वें का अथवा दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में से एक घटाया जाता है और तो वह 1/3 हो जाती है, तथा यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा भिन्न को मानना है अंश बटे हर के रूप में। हमने माना भिन्न x बटा y के रूप में है, तो कह रहा है कि उसके अंश में से एक घटाया जाता है, तो अगर अंश में से हम एक घटा देते हैं तो आएगा x माइनस का 1/y बराबर हो कितना जाता है 1/3 के। तो इसको हल करो तो 3 का गुणा इधर -3 बराबर y के, तो 3x यहाँ से और माइनस का y बराबर हो जाएगा 3, समीकरण नंबर 1। अब आपसे आगे कह रहा है कि यदि उसके हर में से 8 जोड़ा जाता है तो x बटा y प्लस का 8 बराबर हो जाता है 1/4 के, फिर गुणा कराइए तो बन जाएगा 4x बराबर y प्लस 8 के, 4x माइनस का y बराबर 8। समीकरण नंबर दूसरा बन गया है। अब समीकरण 1 और 2 को हल करिए, तो मैं देखो समीकरण नंबर 1 लिख लेता हूँ, समीकरण नंबर दूसरा 4x माइनस का y बराबर 8। देखो कि दोनों चिन्ह के समान है, अगर मैं इनको घटा दूँ तो माइनस और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो देखो खत्म। तो यहाँ से कितना -x बराबर यहाँ से -5 यानी कट गया, तो इसका मतलब x बराबर 5 आ चुका है। तो यहाँ से रखोगे तो y का मान आ जाएगा, तो देखो रखते हो समीकरण नंबर 1 में, तो रखोगे 3x का मान है 5 माइनस का y बराबर 3, तो 3 5 15, इसको इधर लाओगे 3 और इसको उधर, तो y बराबर हो जाएगा केवल 12 के। तो आपको भिन्न पता चल चुकी है, 5/12 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।